दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या नेगेटिव स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग होता है, तो डिमांड कर्व क्यों होता है नेगेटिव स्लोपिंग, यानी रीजन क्या है। फर्स्ट, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मीन्स with the fall in price of commodity the purchasing power of consumer increase means रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। रियल इनकम क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। Thus, he can use some quantity of commodity with less money or he can purchase greater quantity of same quantity with same money। यानी कम पैसे पे सेम क्वांटिटी परचेज कर सकता है या सेम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इनकम इफेक्ट। सेकंड क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब जो आप देखो एक गुड्स दूसरे गुड्स से सब्स्टिट्यूट हो सकती है, तो हम क्या है जो चीज सस्ती होगी वही खरीदेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स इट बिकम रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू अदर कमोडिटी व्हिच प्राइस हैव नॉट चेंज्ड। मतलब जब दो गुड्स है, एक गुड्स के प्राइस चेंज हो गए तो हम क्या करेंगे, जो सस्ती होगी वो ज्यादा परचेज करते हैं कंपेयर टू जो महंगी है। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सेकंड आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, एक सिंपल शब्द में सुनो कि जैसे जैसे अपनी कोई क्वांटिटी कोई कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता रहता है, उसकी विलिंगनेस जो होती है और परचेज करने की वो क्या होती है, घटती जाती है। इस तो उसको क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप देखा ना कि यूटिलिटी क्या होती है, स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है इंक्रीज होती है इंक्रीज होती है, फिर एक कांस्टेंट लेवल आता है, फिर डिक्रीज होने लगती है। और जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम कोई भी कमोडिटी परचेज नहीं कर रहे होते तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। फिर लेकिन जैसे जैसे अपने स्टॉक बढ़ते थे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, एक गिरती रहती है। जब टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम हो जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो हो जाती है। जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जब टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो वही चीज यहाँ उसके कारण भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के कारण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के कारण भी क्या होता है, डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो, इट इज a basic curve of the law of demand. The law of diminishing marginal utility states that as the individual consumer more and more unit of quantity, the utility derived from it goes on decreasing. So to get a maximum certificate, an individual purchase in such a measure that the marginal utility of the commodity is equal to the price of the commodity। ठीक है, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी के हिसाब से उसकी बराबर आ जाना चाहिए। तो ये इसके तीन रीजन थे, हमेशा याद रखना। अब आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में दो कंसेप्ट आते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। अब देखो, सेम डिमांड कर्व पर यदि फैलाव हो रहा है, सेम डिमांड मतलब जैसे प्राइस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी परचेज क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, यानी एक्सटेंशन हो गया क्वांटिटी डिमांडेड का। और जैसे प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, घट जाती है, यानी से एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड का मूवमेंट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और शिफ्ट इन डिमांड करो, शिफ्ट इन डिमांड करो का मतलब है कि एक डिमांड करो से दूसरी डिमांड करो पर जाना। ठीक है, एक डिमांड करो से दूसरी डिमांड करो पर जाएंगे तो शिफ्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड करो, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड करो एक प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर होते हैं। अब डिमांड करो को इफेक्ट करने वाले अदर बहुत से फैक्टर हैं, जैसे आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये होता है, इसके कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। प्राइस ऑफ जो कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं उसके प्राइस में चेंजिंग आएगी तो वहां पर क्या आएगा, मूवमेंट होगा। यानी कोई कमोडिटी, मान लो कोई एक्स कमोडिटी है, सपोज करो जैसे कि मान लो कि कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस कम होने पर आप क्या करोगे, ज्यादा परचेज करोगे, और इसका प्राइस बढ़ने पर आप क्वांटिटी क्या है, कम परचेज करोगे। तो इसी डिमांड के ऊपर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो ओनली ये क्या है, उस गुड्स के प्राइस के कारण भी मूवमेंट हो रहा है, तो इसके क्या बोलते हैं, मूवमेंट है। लेकिन जो शिफ्ट फैक्टर है वो क्या है, अदर देन इस कमोडिटी के प्राइस, जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम लेवल, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन है, ये सब फैक्टर क्या है, डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट का मतलब जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उससे इंक्रीज होना, मतलब
ओरिजिनल डिमांड कर्व से आगे बढ़ना, और डिक्रीज होना मतलब उससे नीचे आना, यानी ठीक है। अब जैसे D1 डिमांड कर्व है, D1 डिमांड कर्व से D2 डिमांड कर्व जाना क्या आता है, ये क्या है, शिफ्ट है। और ये D2 से D1 डिमांड कर्व पर आना क्या है, शिफ्ट है। ये क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। अब देखो इसमें ये आता है कि सेम प्राइस पर मोर क्वांटिटी, तो सेम प्राइस पर मोर क्वांटिटी मतलब ये इंक्रीज इन सेम प्राइस पर मोर क्वांटिटी, यानी इंक्रीज इन डिमांड। और लेस प्राइस पर सेम क्वांटिटी, यानी सेम प्राइस पर मोर क्वांटिटी या लेस प्राइस पर सेम क्वांटिटी, ये कहता है इंक्रीज इन डिमांड। या हायर प्राइस पर लेस क्वांटिटी और हायर प्राइस पर लेस क्वांटिटी, या हायर प्राइस पर सेम क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये क्या है, डिमांड कर्व के मूवमेंट है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स व्हाइल द डिमांड कर्व शिफ्ट व्हेन डिमांड डिटरमाइन अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। ये बोला ना कि मूवमेंट किसके कारण होता है, प्राइस ऑफ गुड्स के कारण, और डिमांड कर्व का शिफ्ट किसके कारण होता है, जो अदर फैक्टर है, जैसे प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स के कारण मूवमेंट होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक गुड्स को कंप्लीटली दूसरी गुड्स से आप रिप्लेस कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या है, जैसे ट्रैक्टर और ड्राइवर, आप दोनों को जरूरी होना जरूरी है। जैसे इफ द प्राइस ऑफ गैसोलीन गोज ऑन अप डिमांड ऑफ ए ऑटोमोबाइल विल गो डाउन, यानी जो पेट्रोलियम है उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग ऑटोमोबाइल के जो गाड़ियां हैं वो कम खरीदेंगे। तो ये एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। इनकम लेवल, या इनकम लेवल, जैसे आप इनकम बढ़ती तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे, तो ये होता है। इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा दूसरी चीज अच्छी लगती है, जैसे कि कोई मैंगो खाता है, कोई ऑरेंज खाएगा, तो उसको भी एक डिमांड को इफेक्ट करता है, ठीक है। और एक सीजनलिटी भी है, सीजन के हिसाब से भी डिमांड का होता है। और एक एक्सपेक्टेशन ऑफ अबाउट फ्यूचर प्राइस एंड इनकम, यानी अपनी इनकम बढ़ेगी तो हम वो परचेज डिमांड ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है, आप एक बात याद रखना कि जो डिमांड कर्व को फॉलो नहीं करते, जो क्या है डिमांड कर्व को फॉलो नहीं करते, डिमांड लॉ को फॉलो नहीं करते। डिमांड लॉ क्या बोलता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, ठीक है। या प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा, इसको फॉलो नहीं करते। इसको फॉलो नहीं करने का मतलब है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, प्राइस घटने पर क्वांटिटी डिमांडेड भी करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स क्या है, दोज गुड्स इंफीरियर गुड विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए गुड्स, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग कांसेप्ट ऑफ इनकम फैक्टर एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी देखो, आप बहुत बार जब जेआरएफ, एसआरएफ या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखोगे तो आपके पास दो चीजें याद रखना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहीं भी कभी भी पूछा जाए ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट्स नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में दो, इंफीरियर गुड्स प्लस गिवन गुड्स, तो इंफीरियर गुड्स पे भी इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, नेगेटिव होता है। तो लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए गिवन इंफीरियर गुड्स क्या है, डिमांड लॉ को फॉलो करती है। लेकिन जो गिवन गुड्स होती है इसमें क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसलिए क्या है, यानी कि ज्यादा परचेज करना चाहिए, प्राइस बढ़ने पर ज्यादा परचेज करेंगे, प्राइस घटने पर उनकी प्राइस घटने में कम परचेज करेंगे। तो ये क्या है। और जैसे कॉमोडिटी विच है स्टेटस सिंबल, यानी जो अपने इज्जत जो होती है ना, स्टेटस, मेरे पास ये होनी चाहिए तो मैं बड़ा अच्छा लगूंगा, या जैसे प्रेस्टीज, इज्जत का सवाल वाली चीजें हो जाती है,
तो उनमें क्या डिमांड लॉ लागू नहीं होते। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दो और चीजें और बताता हूँ आपको। एक होता है बैंडवैगन इफेक्ट, एक होता है स्नोब इफेक्ट। एक्सटर्नलिटी होती है कंज्यूमर में करने बिहेवियर में एक्सटर्नलिटी की डेट किसके आते हैं। एक होता है बैंडवैगन इफेक्ट, दूसरा होता है स्नोब इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट को आप दूसरे बोल देंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। बैंडवैगन का इफेक्ट का मतलब है कि जैसे कि आपके दोस्त ने पल्सर बाइक खरीदी, तो आप भी क्या है पल्सर बाइक खरीद रहे हो, यानी उसको देख के पल्सर की डिमांड बढ़ गई, तो ये क्या है बैंडवैगन इफेक्ट। या रॉयल एनफील्ड है, तो आपने दोस्त ने रॉयल एनफील्ड खरीदी तो आपने भी रॉयल एनफील्ड खरीदी, तो ये क्या है बैंडवैगन इफेक्ट है। तो ये चीज क्या होगी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। दूसरा क्या है दूसरी चीज क्या है स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या है, क्या बोलता है कि आपने रॉयल एनफील्ड खरीदी है, तो उसके कारण जो दूसरा आपका परचेज या आपका जो रिलेटिव या आपका जो नेबरिंग वाले हैं वो कहते हैं कि मैं तो इससे अच्छी बाइक खरीद के लाऊंगा। यानी आपके परचेज के कारण जो रॉयल एनफील्ड की है डिमांड घट गई, तो इसको क्या बोलते हैं स्नोब इफेक्ट बोलते हैं, या नेगेटिव इनकम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या है पॉलिनेशन जो होता है, जैसे आपने हनी बी लगाई तो उसके पास वाले खेत में क्या हो गया मस्टर्ड है, तो उसमें पॉलिनेशन अच्छा होगा, तो ये क्या है एक तरीके से बैड बेनिफिट बोल सकते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से पेस्टिसाइड रेसिडुअल का, कि एक खेत में पेस्टिसाइड डाला है तो उसका रेसिडुअल दूसरे खेत में चले जाए, तो ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये हम बात की थी स्नो इफेक्ट और नेगेटिव ये बैंडविड्थ इफेक्ट, इसी के साथ में अपना ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।